देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। बरसात से बाधित सड़कों को लेकर की समीक्षा बैठक। मंत्री ने अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा। केंद्रीय टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया भ्रमण। केंद्र को सौंपी आपदा में क्षति का रिपोर्ट। बच्चों की गुमशुदगी को लेकर एसएसपी अजय सिंह का आया बयान। गुमशुदगी के कई प्रकरण आए सामने। 2 महीने में 97 नाबालिग बच्चे और बच्चियां हुई गुमशुदा। नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता। साइकिल यात्रा नशा मुक्ति के नाम यात्रा का शुभारंभ। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा, नशे के खिलाफ जागरूकता जरूरी। हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद में बदमाश ने की खुदकुशी। खुद को गोली मारकर की खुदकुशी। मुठभेड़ के दौरान बदमाश ने दरोगा को मारी थी गोली। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्य सेवक पुष्कर सिंह धामी ने हिंदी दिवस अवसर पर उत्तराखंड दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान समारोह एवं कवि सम्मेलन में शिरकत की। इस अवसर पर सीएम धामी ने साहित्यकारों को भी सम्मानित किया। कार्यक्रम में भाषा मंत्री सुबोध उनियाल और विधायक खजान दास भी उपस्थित रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं IRDT सभागार सर्व चौक देहरादून का, जहां मंत्री सुबोध उनियाल और सीएम धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं। सरकार की ओर से कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने इस समारोह का सम्मान बढ़ाया और आपको सम्मान करते हुए हम लोग स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। स्वर्गीय शैलेश मटियानी जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययनरत रहते हुए मैं कर्नलगंज स्थित आपके घर कई बार गया और मुझे देखने का अवसर मिला कि किस संघर्ष में आपने साहित्य को जीवंतता देने का काम किया। स्वयं कष्ट झेले लेकिन साहित्य को हमेशा स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। स्वर्गीय गिरदा साहित्य के अपने साहित्यिक जीवन की यात्रा में एक स्वाभिमान के साथ कभी समझौता न करके अपने साहित्य से आपने जिस तरह से अपने साहित्य के माध्यम से जहां सरकारों को भी चेताने का काम किया, वहां जनता की आवाज बनके आपने साहित्य को जिंदा रखने में अपना अहम योगदान दिया। आपके प्रति भी कृतज्ञता। स्वर्गीय हीरा सिंह राणा जी, अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने वाले महान साहित्यकारों को, जिनके बारे में अभी हमारे भाषा मंत्री आदरणीय सुबोध उनियाल जी ने बहुत विस्तार से एक एक के जीवन संघर्ष को हम सबके समक्ष रखा है, जिन्होंने अनेक कठिनाइयों को और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कभी रुकना, कभी थकना स्वीकार नहीं किया, लगातार आगे बढ़ते रहे। ऐसे साहित्यकारों को उनके अमूल्य योगदान के लिए आज दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान से भी सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी साहित्य साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध बनाने के साथ साथ इसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथ ही आज मैं कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए भारत के विभिन्न भागों से आए हुए सभी कवियों कवियत्रियों का भी देवभूमि उत्तराखंड में हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जो आज अपनी मधुर और प्रेरक कविताओं के माध्यम से इस आयोजन को सृजनात्मकता के सौंदर्य से अलंकृत करेंगे। भाइयों बहनों, जहां हिंदी हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है, वहीं साहित्य हमारे समाज का वो विशिष्ट दर्पण है, जो समाज की संस्कृति, मूल्यों
और विचारों को स्पष्टता से उजागर करता है। इस प्रकार आप सभी साहित्यकार हमारे समाज की संवेदनाओं को स्वयं समझकर उन्हें समझाने वाले मार्गदर्शक हैं और साहित्यकारों की रचनाएं न केवल समाज को एक नई दिशा दिखाती हैं बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित भी करती हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी गति तभी मिली जब हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। हमारे शास्त्रों में सृजनात्मकता का महत्व स्पष्ट रूप से बताते हुए हमारे यहां तो कहा भी गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीन, अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता का केंद्र रही है, जहां विचारों की ज्योति ने प्रत्येक युग में समाज को प्रेरित किया है। इसी भूमि पर महान ऋषियों ने कठोर तपस्या करके अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। इस अद्भुत भूमि को कई ज्ञानियों ने अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना, जिसने इस धरती को। तो वहीं ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने कैंप कार्यालय में URRDA के अधिकारियों के साथ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी कि PMGSY के अंतर्गत बरसात से बाधित सड़कों की समीक्षा बैठक की है। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बरसात के कारण अवरुद्ध हुई सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर युद्ध स्तर पर खोला जाए, साथ ही क्षतिग्रस्त और बह चुके पुलों का शीघ्र पुनर्निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क कटान से निकलने वाले मलबे को चिन्हित करके डंपिंग जोन में डालें ताकि किसानों की खेती को नुकसान न पहुंचे। मंत्री जोशी ने यह भी कहा कि अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बैठक में जानकारी दी कि इस बरसात में सबसे अधिक नुकसान जनपद उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में हुआ है। प्रदेश में PMGSY के अंतर्गत सड़कों और पुलों का लगभग 415 करोड़ का आकलन कर भारत सरकार को भेजा गया है। वर्तमान में प्रदेश में 90 सड़कें अवरुद्ध हैं, जिन्हें खोलने के लिए 64 मशीनें कार्यरत हैं। तो वहीं बीजेपी की नई जिला कार्यकारिणी वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। जिला कार्यकारिणी ने दावा किया है कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में संगठन कोई कसर नहीं छोड़ेगा। हरिद्वार रोड स्थित एक होटल में बीजेपी की नवगठित जिला कार्यकारिणी का सम्मान जो है वो किया गया और सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत पहुंची और दीप्ति रावत का बीजेपी ने जो कर्मचारी हैं वहां पर और साथ ही कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से उनका स्वागत और सम्मान किया। इसके बाद में जिला पदाधिकारियों का बारी बारी से सम्मान हुआ। मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि जिला कार्यकारिणी के अंदर एक नया जोश जुनून देखने को मिल रहा है। ये जोश विधानसभा चुनाव में कमल खिलाएगा। जोशीले अंदाज में जिला कार्यकारिणी ने राष्ट्रीय महामंत्री को वादा किया कि वो विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार से लेकर जीत तक की नई परिभाषा लिखेंगे। वाले जो कार्यक्रम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं करती है, हमारे पास सामाजिक कार्यक्रमों की भी एक लंबे काम हमारे पास रहते हैं। हम सिर्फ चुनाव से पहले काम नहीं करते हैं 6 महीने पहले, हम लगातार 5 साल काम करते हैं। तो इसीलिए अब क्योंकि 2027 का आने वाला चुनाव है, उसमें ये टीम बहुत बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से काम करे, क्योंकि अब बहुत सारे अभियान पार्टी लेगी भी और आएंगे भी। तो मुझे लगता है अच्छे से सभी लोग काम कर पाएंगे और सफल होंगे। उत्तराखंड में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए पहुंची केंद्रीय टीम ने प्रदेश के कई आपदा प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण किया है। टीम आपदा में क्षति का जायजा लेकर केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि जल्द ही आपदा के बाद की आवश्यकताओं के आकलन के लिए PDNA टीम उत्तराखंड आएगी और यहां पर PDNA की टीम द्वारा उत्तराखंड में क्षति के आकलन के बाद में केंद्र सरकार की ओर से धनराशि स्वीकृत
कर जारी की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि इस साल पिछले कुछ सालों की तुलना में काफी अधिक बारिश हुई है, इसलिए नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है। राज्य ने थराली और धराली जैसी भीषण आपदाओं का सामना किया है। इसमें प्रक्रिया ये होती है कि जब कभी लॉस होता है तो एक IMCT केंद्रीय सरकार की जो अंतर मंत्रालय होते हैं, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं, उनकी टीम आती है। वो टीम आके विजिट करके चली गई है। इसके बाद वो टीम जनरल आकलन करती है कि कितना बल्क में नुकसान हुआ है, कितनी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। इसके बाद PDNA होता है। PDNA यानी पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि डिजास्टर के बाद हमारी क्या आवश्यकता है, उसका असेसमेंट करने के लिए यह टीम होती है। और यह टीम का भ्रमण हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं। अगले 10 दिनों में इस टीम का भ्रमण भी प्रस्तावित हो जाएगा। हम लोग इस टीम को जो एक एक योजना को दिखाएंगे, एक एक योजना के बारे में जाके देखेंगे, यहाँ पे क्या लॉस हुआ है, कैसे पैसा इसको रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन में, इसको ठीक करने में कितना पैसा लगेगा। इसके साथ साथ जो आजीविका के नुकसान हुए हैं, जैसे हमारे होटल स्वामी हैं, वाहन स्वामी हैं, दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट ढाबा संचालक हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, गाइड हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनके आजीविका पर प्रभाव पड़ा है, उस चीज को भी हम लोग शामिल कर रहे हैं अपनी मांग में, ताकि जब सरकार मदद दे तो उनका भी मदद हो सके। क्योंकि जिसकी रोजी रोटी यात्रा पर रुकी हुई है, चलती थी, यात्रा बंद होने के कारण उनकी रोजी रोटी पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस चीज को भी शामिल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और उसके क्रम में हम इन चीजों को भी लॉस में शामिल कर रहे हैं और उनको भी राहत पहुंचाने के लिए कार्रवाई करेंगे। तो वहीं बच्चों की गुमशुदगी को लेकर एसएसपी का बयान सामने आया है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर बच्चों की गुमशुदगी को लेकर एसएसपी अजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। गुमशुदगी के कई प्रकरण आए हैं सामने। 2 महीने में 97 नाबालिग बच्चे और बच्चियां हुए थे गुमशुदा। पुलिस ने 87 गुमशुदा बच्चों को किया सकुशल बरामद। 10 गुमशुदा बच्चों को जल्द किया जाएगा बरामद। बच्चों की सकुशल होगी वापसी। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, अन्य स्थानों से बच्चों को किया गया है बरामद। मामले में 11 आरोपियों को किया जा चुका है अब तक गिरफ्तार। सोशल मीडिया का बच्चे कर रहे थे गलत प्रयोग। बच्चे नाराज होकर या अन्य किसी कारणवश होकर चले जाते हैं घर से बाहर। बरामद बच्चों को पुलिस लगातार काउंसलिंग कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर बच्चों की पुलिस काउंसलिंग कर रही है। जो बच्चे बरामद किए गए हैं, बच्चे नाराज होकर अपने परिजनों से को छोड़कर, घर छोड़कर बाहर चले गए हैं। सोशल मीडिया का बच्चे लगातार गलत इस्तेमाल कर रहे थे। मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, अन्य स्थानों से बच्चों को बरामद भी कर लिया गया है। देखिए, इस तरह के जो अभी गुमशुदगी के काफी सारे प्रकरण, खासकर जो नाबालिग बच्चे या बच्चे हैं, काफी सारे रिपोर्ट हुए लास्ट 2 महीने में, और इनको देखते हुए पुलिस द्वारा जो है इतना तक प्रयास भी किए जाते हैं। इसमें कुल 2 माह के अंदर 97 बच्चे बच्चियां जो नाबालिग थे, वो विभिन्न कारणों से, चाहे वो घर से नाराज होकर या कोई उनकी डिमांड है जो पूरी नहीं हो रही, या सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं किसी से फ्रेंडशिप होने के कारण, या 1-2 दोस्त मिलकर कहीं घूमने के बहाने अपने घरों से चले गए थे। क्योंकि ये बच्चे जितने भी बरामद हुए वो सभी गैर प्रांत, खासकर देखा जाए पूरा राजस्थान, पंजाब, दिल्ली या अन्य जगहों से बरामद करके बच्चे लाए गए और नियमानुसार उनको परिजनों के सुपुर्द किया गया। जो पूरी जानकारी समझ हमारी टीम ने विभिन्न बच्चों के पेरेंट्स से बात की या बच्चों से बात करी, उसमें 11 मामले ऐसे आए थे जिसमें नाबालिग जो बालिकाएं हैं वो कहीं न कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी दोस्ती अन्यत्र हुई और वो उनके इन्फ्लुएंस में आकर, उनके झांसे में आकर अपने घरों को छोड़ के चले गए थे, जिनको बाद में बरामद किया गया और साथ ही साथ उनके बयानों के आधार पर पोक्सो अधिनियम के तहत 11 अभियुक्तों को इसमें अरेस्ट किया गया। 59 बच्चे ऐसे थे जो कहीं न कहीं उनकी काउंसलिंग में उनसे जानकारी दी गई तो पता चला कि घर से किसी न किसी कारणों से नाराज होकर, चाहे उनकी छोटी मोटी डिमांड ना पूरी हो या पेरेंट्स द्वारा टोकने पर या डांटने पर, वो अपने घरों से चले गए। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो अपने सहेलियों दोस्तों के साथ एक साथ मिलकर 2 या 3 ऐसे स्कूल गोइंग बच्चे थे जो बिना बताए अपने मर्जी से जो है चले गए। तो देखा गया कि कहीं न कहीं जिस तरह से बच्चों द्वारा सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है, जो इंटरेक्शन जिसको वो जानते नहीं है उसके कहीं न कहीं उसकी बातों में, उसके लोग लुहानी बातों में वो आकर अपने घरों से चले जा रहे हैं। और खासकर जहां पर पेरेंट्स का लगातार निगरानी नहीं है और उनके टोकने पर या डांटने पर अचानक से
वो नाराज होकर कहीं ना कहीं आवेश में अपने घरों से चले जा रहे हैं। तो एक बड़ा ट्रेंड देखने को मिला, लेकिन पुलिस द्वारा इसमें अभी तक 87 बच्चों को 2 माह के अंदर और बहुत अल्प समय में बरामद भी किया है। जहां अपराध की संभावना थी, जहां अपराधी कोई उनके साथ हुआ, जैसे 11 मैंने बताया पॉक्सो एक्ट में मुकदमे दर्ज हुए और अधिक जेल गए हैं। तो इसको देखते हुए पुलिस द्वारा जो भी बच्चे इस तरह से लापता हो रहे हैं अपने घरों से, उनको जब बरामद करते हैं पूरी काउंसलिंग की जाती है, पूरा डेटा भी बनाया जा रहा है। 10 बच्चे जो अभी नहीं मिले उनमें भी 3 का ऐसा पता चला है कि वो जिन स्थानों पर हैं उसके लिए हमारी टीमें रवाना है। तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों की वापसी, सकुशल वापसी जो है पूर्व पुलिस की प्राथमिकता में है और आगे भी हम इस पर नजर बनाए हुए कि ऐसे बच्चे कहीं अगर मिसिंग होते हैं तो तत्काल इस पर हम टीम बनाकर उनको सकुशल वापस लाएं। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड, जहां हर सुबह शुरू होती है योग से। राज्य को योग व वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड कैबिनेट ने देश की पहली योग नीति 2025 को दे दी है मंजूरी। 2030 तक के लिए मंजूर योग नीति के तहत राज्य सरकार उत्तराखंड में 5 नए योग हब स्थापित करेगी, जिसमें जागेश्वर, मुक्तेश्वर, व्यास घाटी, टिहरी और पोलीढेक झील क्षेत्र को योग हब के तौर पर विकसित करने का लिया है निर्णय। पर्वतीय क्षेत्रों में योग और वेलनेस केंद्र में निवेश पर 50% सब्सिडी दी जाएगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 25% तक मिलेगी सब्सिडी। राज्य में खोले जाने वाले योग व ध्यान केंद्रों का किया जाएगा पंजीकरण। राज्य के 300 से अधिक आयुष, हेल्थ एवं वेलनेस केंद्रों में शुरू किया जाएगा योग। राज्य में योग व प्राकृतिक चिकित्सा निदेशालय का किया जाएगा निर्माण। योग नीति के तहत राज्य में करीब 13,000 से अधिक रोजगार होंगे सृजित। इसके अलावा 2,500 से अधिक योग शिक्षकों के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से होंगे प्रमाणित। इससे 10,000 से अधिक योग अनुदेशकों को होम स्टे, होटल आदि में रोजगार मिलने के बढ़ गए हैं अवसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक अभिनंदन, जिन्होंने योग नीति लागू करके बेरोजगार योग प्रशिक्षकों को एक अवसर प्रदान किया है, जिससे कि योग और वेलनेस केंद्र खोलने पर सब्सिडी मिलेगी। सरकार की योग नीति से हम सभी को फायदा हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदृष्टि से वैश्विक संवाद का केंद्र बन रहा है उत्तराखंड। यहाँ योग सिर्फ अभ्यास नहीं, एक जीवन है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। नशा मुक्ति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने और स्वस्थ समाज का निर्माण करने के उद्देश्य से साइकिल यात्रा नशा मुक्ति के नाम से यात्रा का शुभारंभ विधायक प्रीतम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया है। विधायक प्रीतम सिंह ने युवाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि आज जिस तरह से युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जा रही है वह बहुत ही चिंतनीय है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि जीवन खूबसूरत है, युवा पीढ़ी को हौसला रखना चाहिए, सकारात्मक रवैया रखना चाहिए। लगभग 18 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का समापन चक्राता रोड पर पूर्व सीएम हरीश रावत की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। नशा मुक्त समाज की दिशा में ये पहल युवाओं को प्रेरित करेगी और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेगी। माता की भारत माता की फ्री ड्रग फ्री ड्रग फ्री। मैं कहूँगा ड्रग फ्री, आप कहेंगे उत्तराखंड, अब तो उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ तक पहुँच गया है ये साहब। ड्रग फ्री ड्रग फ्री ड्रग फ्री। और मेरा प्रॉमिस है आप सबसे, अगली जब आप ड्रग फ्री साइकिल रेस करेंगे तो उसमें जो है एक छोटी साइकिल के साथ मैं भी थैंक यू। जब मिल जाएंगे तो बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप चंपावत के पालबिलौन क्षेत्र के क्वारसिंग में सड़क न होने से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या स्कूल जाने वाले बच्चों को हो रही है, गर्भवती महिलाओं को हो रही है, बीमार लोगों को लाने ले जाने में सामने आती है। सड़क न बनने से कई गांव की 1000 से भी अधिक की आबादी को खामियाजा भुगतना पड़ रहा। ग्रामीण आज भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। गांव में हर कोई सड़क आने का इंतजार कर रहा। बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं को डोली के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचाया जा रहा, जिसके बाद अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहीं क्वारसिंग के ग्रामीणों ने सीएम धामी से जल्द गांव को सड़क से जोड़ने की मांग उठाई है। तो एक और बड़ी खबर केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर सामने आ रही, जहां पर आपको बताते चलेंगे केदारनाथ धाम यात्रा का द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया है। एसपी अक्षय कोड़ी ने केदारनाथ तक पैदल भ्रमण कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा है। अधीनस्थ पुलिस बल को दिए गए हैं दिशा निर्देश। एसपी ने गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल भ्रमण का निरीक्षण किया। 35 से 40 दिनों की यात्रा शेष बची है। वर्तमान में पैदल मार्ग की स्थिति सही है। भारी संख्या में केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। यात्रियों की बढ़ती संख्या के चलते अतिरिक्त पुलिस बल की मांग की गई है। यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। एसपी ने ब्रीफिंग कर दिए हैं आवश्यक दिशा निर्देश। संपूर्ण यात्रा मार्ग पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केदारनाथ धाम यात्रा का द्वितीय चरण प्रारंभ हो गया है। एसपी अक्षय कोड़ी ने केदारनाथ तक पैदल भ्रमण कर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। क्योंकि अब हमारी सेकेंड फेज की जो यात्रा है उसका लगभग शुरुआत हो गई है और 30 से 35 से 40 दिन की यात्रा लगभग ये रहेगी। और मेरे द्वारा पैदल रूट का, पैदल मार्ग का और केदारनाथ के परिसर का जो और प्रशासन का बाकी जायजा लिया गया। पैदल मार्ग है हमारा, क्योंकि उत्तराखंड इस साल बहुत सारे जगह पे आपदा रही पर बहुत खुशी होती है। पैदल मार्ग पूरा हमारा बहुत अच्छी स्थिति में है और लगभग 10-11 हजार के आसपास हमारे यहाँ पे आज की डेट में यात्री आ रहे हैं और मौसम भी बहुत पिछले हफ्ते से दिन ब दिन चलता जा रहा है और मैं माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब तैयार आके दर्शन करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा तो वहीं हरिद्वार में मुठभेड़ के बाद फरार हुए बदमाश ने देहरादून में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना देहरादून के लक्ष्मण चौक के आसपास की बताई जा रही है, जहां पर लाइसेंसी पिस्टल के साथ में फरार हुआ था। हरिद्वार से पुलिस टीम देहरादून पहुंची। इससे पहले हरियाणा एसटीएफ की टीम ने हरिद्वार पहुंचकर मामले की पड़ताल की। हरिद्वार में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा क्राइम ब्रांच के दरोगा को गोली मारकर फरार हुए और सुनील कुमार उर्फ सुनील कपूर के खिलाफ टीम के एक सदस्य पीएसआई मनीष कुमार की ओर से मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। पुलिस की शुरुआती छानबीन में सामने आया कि सुनील ने अपनी लाइसेंस से पिस्टल से दरोगा को गोली मारी थी। साथ ही एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि एम्स ऋषिकेश में भर्ती दरोगा की हालत अब पहले से बेहतर है। देर रात तक पुलिस टीम फरार बदमाश की तलाश में कॉम्बिंग करती रही, लेकिन उसका कोई भी पता नहीं चल पाया, जहां आज बदमाश ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जिंद पुलिस की मुठभेड़ जो है सुनील कपूर नाम का एक अभियुक्त है, जिसकी तलाश में हरिद्वार में आई थी और सूचना के आधार पर उसको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो अभियुक्त द्वारा जैसा सोशल मीडिया में बहुत जगह से आपने देखा होगा, वो भी चल रहा है और बचने के लिए जो जिंद के जो दरोगा जी थे उन पर फायर भी किया था। 2 गोली उनके लगी थी, एक हाथ पर लगी और एक उनके पेट में लगी, जिनको उपचार के एम्स में अभी चल रहा है और ऑपरेशन भी हो गया। खतरे से हर पर कल एक मुकदमा भी जानलेवा हमले का हरिद्वार में जिंद पुलिस द्वारा लिखवाया गया था। इसकी तलाश में हरिद्वार पुलिस और जिंद पुलिस लगी थी। एक सूचना के आधार पर कि लक्ष्मण चौक क्षेत्र जो हमारे कोतवाली में पड़ता है, यहाँ इसके होने की संभावना, इसको देखते हुए संयुक्त टीम जो है देहरादून पुलिस और जिंद पुलिस और हरिद्वार पुलिस के साथ बनाई गई थी। इस एरिया की कॉम्बिंग करके
मकान है जहां सस्पेक्टेड उसके छुपने की संभावना थी, जो उसके रिश्तेदार ही लगते हैं, वहां पर थी संभावना। और वहां जब तलाशी लेने का जब प्रयास किया गया तो पता चला कि अभियुक्त अंदर छुपा हुआ है कमरे के अंदर, और उसके जो रिलेटिव है, जो अभियुक्त के जो रिलेटिव है, उनको बुलाकर उनको सरेंडर करने के लिए बताया जाए। और कमरे के अंदर जब पुलिस ने घुसने का प्रयास किया तो पुलिस से घिरा देखकर और आवेश में आकर आत्मसमर्पण न करते हुए खुद को गोली मार ली। क्योंकि मौके का निरीक्षण के बाद और जो समस्त घटनास्थल था और फोरेंसिक टीम द्वारा भी इसमें निरीक्षण कर लिया गया, और प्रथम दृष्टया जो जिनके रिलेटिव जिनके घर में छुपा था उनके द्वारा भी संपूर्ण घटनाक्रम को इसी तरह बताया गया। बाकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए दे दिया गया, जहां पैनल से पोस्टमार्टम भी होगा और अन्य आवश्यक कार्रवाई आगे की जाएगी। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार करते हुए 3 चोरी की वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया है, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि 12 सितंबर को गोविंद नगर स्थित एक बंद पड़े घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात हुई थी। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोर को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए। इसी कड़ी में पुलिस ने आईडीपीएल के गोल चक्कर पर चेकिंग के दौरान चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ करने पर आरोपी की पहचान सोनू शर्मा निवासी बिजनौर उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। चौकी प्रभारी निखिलेश बिस्ट और नवीन डंगवाल की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपर गंगानगर में मजदूरी करता है। कुछ दिन पहले वह दिल्ली से चोरी की बाइक लेकर ऋषिकेश पहुंचा था। साथ ही मजदूरी में रकम ज्यादा नहीं मिलने के कारण उसमें एम्स परिवार से भी एक बाइक की चोरी की थी। फिर गोविंद नगर में बंद पड़े घर का ताला तोड़कर चोरी की। पुलिस आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी कर रही है और पुलिस ने चोरी हुई दोनों बाइक और घर से चोरी हुआ सामान बरामद कर लिया है। पुलिस कप्तान अजय सिंह ने इस बड़े खुलासे पर पुलिस टीम को शाबाशी दी है। लाबुडे में इतना ही। नमस्कार।